नमस्कार दोस्तों, इंडियन सुपर लीग का राउंड 2 31 जनवरी से वापस स्टार्ट हो चुका है और इस राउंड 2 के चलते आईएसएल की जो विंटर ट्रांसफर की विंडो थी वो भी अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन भैया इस आखिरी के 2 दिनों में इस ट्रांसफर विंडो के अंदर जो उथल पुथल मची है ना कि भैया एक बार को सारे क्लब्स के फैन भी ना कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर में कौन सा खिलाड़ी किस टीम के अंदर जा रहा है। लेकिन फाइनली हमारी ट्रांसफर विंडो क्लोज हो चुकी है और इसी के चलते अब हमारे सामने सारी इमेज क्लियर है कि कौन सा खिलाड़ी किस क्लब के अंदर गया है। तो आइए चलते हैं और नजर डालते हैं सारे क्लब्स की साइनिंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु एफसी की। भाई सबसे पहले तो इस विंटर ट्रांसफर के अंदर ना इन्होंने अपने स्ट्राइकर कर्टिस मेन को बाय बाय कर दिया। अब उसके जगह इनको एक ऐसे रिप्लेसमेंट की जरूरत थी कि जो काम कर्टिस मेन नहीं कर पाए वो काम दूसरा खिलाड़ी आकर इनको करके दे, क्योंकि बेंगलुरु एफसी के फैंस को कर्टिस मेन से ये उम्मीद थी कि वो उनको काफी सारे गोल स्कोर करके देंगे, लेकिन जिसमें वो नाकामयाब रहे। तो ऐसे में भैया बेंगलुरु एफसी की टीम इस विंटर ट्रांसफर के अंदर कर्टिस मेन का जो रिप्लेसमेंट लेकर आई है ना वो है ओलिवर ड्रस्ट। भैया ये खिलाड़ी डेनमार्क की टॉप डिवीजन लीग के अंदर खेलता है और हाल ही में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। 18 मैचों के अंदर डेनमार्क की टॉप डिवीजन लीग में 6 गोल स्कोर कर चुके हैं और एक असिस्ट भी इनके नाम है। लोन मूव के साथ बेंगलुरु एफसी ने इनको अपनी टीम के अंदर इंक्लूड किया है, जो इस सीजन के एंड तक रहने वाली है। लेकिन ये खिलाड़ी जिस एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है ना, खास करके यूरोप के अंदर जो इनका एक्सपीरियंस है, अब उस चीज का फायदा बेंगलुरु एफसी की टीम को अटैक के अंदर काफी ज्यादा होने वाला है। तो बेंगलुरु एफसी के फैन ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया जो काम कर्टिस में नहीं कर पाए वो काम उनको ओलिवर ड्रस्ट करके दे। अब बाकी की अगर इनकी 2 साइनिंग्स की बात करते हैं तो भैया उसमें इन्होंने अपनी डिफेंस लाइन को थोड़ा सा मजबूत किया है। जब संदेश जिंगर इनकी टीम को छोड़कर गए थे तो ऐसे में इनको एक इंडियन सेंटर बैक की खास जरूरत थी और ऐसे में हैदराबाद एफसी के क्लब के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसी चीज का बेंगलुरु एफसी ने फायदा उठाकर वहां के सेंटर बैक सना सिंह को 5.5 साल की डील के अंदर साइन किया है। और वहीं दूसरी तरफ उनको लगा जब भैया फायदा उठाना ही है तो क्यों ना एक ही जगह 2 खिलाड़ियों को लिया जाए। तो वहीं पर उन्होंने हैदराबाद एफसी के राइट बैक निखिल पुजारी जो नेशनल टीम का हिस्सा है उनको भी अपने साथ 5 साल की डील के अंदर साइन कर लिया है, क्योंकि भैया निखिल पुजारी के पीछे ना एक तरह से रेस चल रही थी ईस्ट बंगाल एफसी की और मुंबई सिटी एफसी की। जहां पर लग रहा था ईस्ट बंगाल इनको साइन करने वाली है, तभी रेस में मुंबई सिटी आती है और जब सबको लगने लगता है मुंबई सिटी इनको साइन करने लगी है, तभी पीछे से पार्थ जिंदल साहब आते हैं और निखिल पुजारी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं बेंगलुरु एफसी की टीम में। भाई अब ओडिशा एफसी के क्लब की बात करते हैं तो भाई इन्होंने देखा जब हैदराबाद एफसी के अंदर सिचुएशन ऐसी चली रही है तो क्यों ना हम भी उस मौके का फायदा उठाए, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने हैदराबाद एफसी के मिडफील्डर हितेश शर्मा को अपने साथ साइन कर लिया है। अब जब हितेश शर्मा की साइनिंग अनाउंस हुई ना तो भाई सभी फैंस को ये था कि इनको खिलाया किसकी जगह पर जाएगा, क्योंकि ओडिशा एफसी के अंदर पहले से ही काफी मिडफील्डर्स मौजूद हैं। लेकिन तभी टीम की तरफ से एक और अपडेट आती है कि जो हितेश शर्मा को उन्होंने इंक्लूड किया है उसकी जगह उन्होंने अपनी इस टीम से आइजैक वनमल स्वामा को रिलीज कर दिया है। तो ऐसे में जो काम आइजैक इस ओडिशा एफसी के अंदर कर रहे थे उनकी जगह अब हितेश शर्मा हमें वो काम करते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ टीम के जो बेंच वार्मर्स थे पूते और सिंगसन, इनको टीम ने गेम टाइम देने के लिए लोन मूव पर दिया है आई लीग के क्लब्स को। अब अगर मुंबई सिटी एफसी की बात करते हैं ना तो भैया इस विंटर ट्रांसफर से पहले इनके ग्रेग स्टीवर्ट तो पहले ही जा चुके थे और इस विंडो के अंदर इन्होंने रोशन ग्रिफिथ और अब्दुल नसर एल खियाती को भी अलविदा कर दिया है अपनी टीम से। तो अब इस विंटर ट्रांसफर के अंदर इस मुंबई सिटी एफसी की टीम का सबसे पहला काम था कि इनको एक अटैकिंग मिडफील्डर की जरूरत थी, यानी ग्रेग स्टीवर्ट का रिप्लेसमेंट। तो ऐसे में इन्होंने एक फैमिलियर खिलाड़ी को साइन किया जिनको इंडियन सुपर लीग के फैंस और साथ ही साथ एफसी गोवा के फैंस भी काफी अच्छे से जानते हैं, ईगर ग्वाटेक्सेना। करंट में स्पेनिश लीग के अंदर एक खिलाड़ी खेल रहा था जिनको लोन मूव के साथ मुंबई सिटी एफसी के अंदर लाया गया है और ये मूव इनका इस सीजन के एंड तक रहने वाला है। तो वैसे में मुंबई सिटी एफसी के फैंस ये उम्मीद कर रहे होंगे कि जो काम उनके लिए ग्रेग स्टीवर्ट करते आ रहे थे वही सेम काम अब उनको ईगर ग्वाटेक्सेना करके दे। और जो दूसरा रिप्लेसमेंट इस मुंबई सिटी एफसी की टीम को चाहिए था भैया वो थे रोशन ग्रिफिथ का रिप्लेसमेंट। इनको एक डिफेंडर की जरूरत थी, तो ऐसे में इस बार ये एशियन डिफेंडर के साथ गए हैं। अगर आपको याद हो तो एएफसी एशियन कप के अंदर जब भारत का सीरिया के साथ मैच चल रहा था तो वहां पर सीरिया के एक डिफेंडर थे थायर क्रोमा, उस खिलाड़ी को मुंबई सिटी एफसी अपनी टीम के अंदर लेकर आई है, जहां तक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। काफी टैलेंटेड ये सीरियन डिफेंडर है और अगर इनकी साइनिंग होती है तो मुंबई सिटी एफसी अपने आप को डिफेंस में थोड़ा सा और मजबूत कर लेगी। अब अगर एफसी गोवा की बात करते हैं तो भैया देखो एक इनको सबसे बड़ा झटका तो ट्रांसफर विंडो से पहले ही लग गया था। विक्टर रोड्रिगेज इनके अटैकिंग मिडफील्डर थे, वो चोटिल हो चुके थे, जो इस सीजन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ऐसे में इनको भी विक्टर रोड्रिगेज का रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो इन्होंने भी क्या किया, हैदराबाद एफसी से मोहम्मद यासिर जो मैनोलो मार्केस के साथ पहले काम कर चुके हैं उनको ये लोन मूव पर लेकर आए हैं, जो इस सीजन के एंड तक मूव रहने वाला है। अब जब एक समस्या इनकी ये थी कि विक्टर रोड्रिगेज चोटिल हो चुके थे, तो वैसे में दूसरी समस्या एक और उससे बड़ी सामने आई भैया, जो इनकी डिफेंस लाइन की ताकत है संदेश जिंगन, वो एएफसी एशियन कप के अंदर चोटिल हो गए। अब वो चोटिल ऐसे हुए कि ऐसा माना जा रहा है कि वो पूरे सीजन से ही बाहर हो चुके हैं, तो अब उनको उनका रिप्लेसमेंट लाना था।
अब रिप्लेसमेंट अब वो वैसा तो ला नहीं सकते थे कि जो संदेश झिंगन की कमी पूरी कर दे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हैदराबाद एफसी से निम दोरजी को साइन किया है। तो अब जहां पर हमें सेंटर बैक में एफसी गोवा के संदेश झिंगन दिखते थे, उनकी जगह अब हमें सेंटर बैक की पोजीशन पर निम दोरजी खेलते हुए नजर आएंगे एफसी गोवा की टीम में। वहीं अब अगर केरला ब्लास्टर्स की टीम की बात करते हैं ना, तो भाई देखो इनकी जो कहानी है ना वो भी कुछ एफसी गोवा की तरह ही रही। इनकी टीम के जो सबसे मेन खिलाड़ी है ना एड्रियन लूना, वो चोट के चलते बाहर हो गए पूरे सीजन से। तो अब टीम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एड्रियन लूना का रिप्लेसमेंट लाना, और ऐसा रिप्लेसमेंट लाना जो एड्रियन लूना जैसा काम ही इस टीम को कर दे। तो ऐसे में टीम ने फेडर सेरेनिच को साइन किया है, जो एक लोन मूव है और इस सीजन के एंड तक रहने वाला है। तो केरला ब्लास्टर्स के फैन ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया जो काम उनके लिए एड्रियन लूना करते आए हैं, बाकी के सीजन में भी फेडर सेरेनिच वैसा काम उनको करके दे दे, ताकि लीग को टॉप करने की केरला ब्लास्टर के फैंस की उम्मीदें बरकरार रहें। अब जब ये एक दिक्कत खत्म हुई तो उसकी जगह दूसरी दिक्कत सामने आई। भैया जो उनके स्ट्राइकर थे क्वामे पेपरा, जैसे ही वो फॉर्म में आना स्टार्ट हुए, वो चोट के चलते बाहर हो गए। अब टीम को दिक्कत ये थी कि इनका भी रिप्लेसमेंट लाना था। तो ऐसे में टीम के साथ पहले जुड़ने वाले थे इमैनुअल जस्टिन, जिनकी जगह पर क्वामे पेपरा को लाया गया था, लेकिन अब वो चोट के चलते बाहर हो गए। तो उनकी जगह वापस टीम के अंदर इमैनुअल जस्टिन को इंक्लूड किया गया है स्ट्राइकर की पोजीशन पर। और वहीं दूसरी तरफ टीम के जो बेंच वार्मर्स थे विद्यासागर सिंह और ब्राइस मिरांडा। विद्यासागर सिंह को तो टीम ने परमानेंट डील पर दे दिया है दूसरी टीम को, और जो ब्राइस मिरांडा है उनको लोन मूव पर दे दिया गया है। अब अगर बात करते हैं पंजाब एफसी की टीम की, तो भाई देखो सही बताऊं तो मुझे इस डेब्यू सीजन में इस पंजाब एफसी की टीम ने ना काफी इंप्रेस किया है कि इस टीम का जो गेम प्ले है ना, वो बॉल के साथ जो इनकी मूवमेंट है वो बाकी टीम के अकॉर्डिंग्स ना काफी फास्ट है। और इस पंजाब एफसी की टीम को जो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत थी ना, वो थी अटैक लाइन के अंदर एक्सपीरियंस इंडियन खिलाड़ियों का होना। तो इस विंटर ट्रांसफर के अंदर इन्होंने 19 खिलाड़ियों के ऊपर टारगेट किया, और ऐसे में ये सबसे पहले तो इन्होंने परमानेंट डील के अंदर साइन किया है केरला ब्लास्टर्स से विद्यासागर सिंह को, जो हमें स्ट्राइकर की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने ओडिशा एफसी से आइजैक को अपनी टीम में परमानेंट साइन किया है। इन दो परमानेंट साइनिंग के साथ साथ टीम ने दो अच्छे खिलाड़ियों को लोन मूव पर भी अपनी टीम के अंदर इंक्लूड किया है। तो ऐसे में टीम ने हैदराबाद एफसी से साहिल तवोरा को लोन मूव के साथ अपनी टीम में इंक्लूड किया है, जो इस सीजन के एंड तक लोन मूव रहने वाला है। और ऐसे में साहिल तवोरा इस पंजाब एफसी की टीम के मिडफील्ड में हमें खेलते हुए दिखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने जो दूसरा खिलाड़ी लोन मूव पर लिया है इस सीजन के एंड तक, वो है केरला ब्लास्टर्स के ब्राइस मिरांडा, जो हमें इस पंजाब एफसी की टीम में विंग्स की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर ईस्ट बंगाल की साइनिंग्स के ऊपर नजर डालें ना, तो भैया इस सीजन की इनकी जो सबसे बड़ी साइनिंग है ना, वो है विक्टर वास्केज। टोरंटो एफसी का ये खिलाड़ी है जो पहले बार्सिलोना के यूएफए चैंपियंस लीग विनिंग टीम का हिस्सा रह चुका है। बार्सिलोना तो क्या, बार्सिलोना की बी टीम, बार्सिलोना की सी टीम और खासतौर पर एलए गैलेक्सी की टीम का भी ये खिलाड़ी हिस्सा रह चुका है। तो अब आप इनके एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं कि जिस एक्सपीरियंस का ये खिलाड़ी है, उससे इस ईस्ट बंगाल की टीम को कितना फायदा होने वाला है, और खास तौर पर अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन पर जहां पर ये खिलाड़ी खेलता है। और वहीं टीम ने आखिरी दिन कोस्टा रिका के स्ट्राइकर फेलिशियो ब्राउन फ्रोब्स को अपनी टीम में ऐड किया है। जर्मनी के अंडर 19 और अंडर 20 टीम का ये पहले हिस्सा रह चुके हैं, और 2014 में कोस्टा रिका की नेशनल टीम को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऐसे में ईस्ट बंगाल की टीम ने स्ट्राइकर की पोजीशन पर बहुत ही कमाल के खिलाड़ी को साइन किया है। और दूसरी तरफ बात यह है कि ईस्ट बंगाल के जो स्ट्राइकर है जेवियर सिवेरियो, उनकी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि वो शायद जमशेदपुर एफसी की टीम को साइन कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है या नहीं, ये हमें आगे आने वाले टाइम में अपने आप पता चल जाएगा। अब अगर आखिरी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और मोहन बगान की टीम की बात करते हैं ना, तो भाई देखो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की टीम ने इस ट्रांसफर विंडो के अंदर जो खिलाड़ी साइन किया है वो है टॉमी जूरिच। ऑस्ट्रेलिया की 2015 की एएफसी एशियन कप विनिंग टीम का ये खिलाड़ी हिस्सा रह चुका है, और उस टूर्नामेंट के अंदर इस खिलाड़ी की भूमिका बहुत ही अहम थी। स्ट्राइकर की पोजीशन पर ये खिलाड़ी खेलता है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम को इनसे ये उम्मीद होगी कि आगे के आने वाले मैचेस में उनको ये काफी ज्यादा गोल स्कोर करके दे। वहीं अब अगर मोहन बगान की टीम की बात करते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि टीम के जो प्लेयर थे जोनी काउको, जो चोट के चलते टीम से बाहर हो गए थे और उनको अपने जोआन फर्नांडो के सिस्टम के अंदर नहीं देखा था, वो वापस आ चुके हैं। टीम के साथ उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आपको याद हो तो एंटोनियो हबास इनको टीम के अंदर लेकर आए थे, और अब हबास टीम के वापस कोच बन चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने जोनी काउको को वापस टीम के अंदर बुला लिया है। तो अब हम आगे के आने वाले मैचेस में मिडफील्ड के अंदर जोनी काउको को मोहन बगान की टीम के लिए खेलता हुआ देख सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आपके पास आती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आपको इंडियन फुटबॉल के किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।